ये हमारा वर्किंग प्लेस है। यहाँ पे क्या क्या डॉक्टर साहब काम करते हैं? यहाँ पर हम लोग पीएच, ईसी, पीएच का मतलब वो जो सॉइल का पीएच मान होता है, जिससे हम लोग बताते हैं कि सॉइल नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। वो हम लोग पहले तो सबसे पहले जो है टेस्ट करते हैं। इसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दूसरा जो पैरामीटर हमारा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जिससे हम देखते हैं सॉइल की सैलाइन है या नॉन सैलाइन है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तीसरा हमारा जो पैरामीटर हम लोग करते हैं ऑर्गेनिक कार्बन, सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है कि मिट्टी में कितना जैविक जो है कार्बन है, जैविक कार्बन कितना उपलब्ध है, जो कि सभी न्यूट्रिएंटों का एक मतलब बेसिक वो कह सकते हैं कि बेसिक जो है पूल है, रिजर्वायर पूल इसको हम बोलते हैं। तो उससे जो है हम लोग अगर वो ज़्यादा अच्छा होता है तो सॉइल की क्वालिटी अच्छी होगी, सॉइल में जितने फिर उसके बाद हम लोग एक जो हमारा अभी नया इक्विपमेंट आया है, इससे हम अवेलेबल नाइट्रोजन पाइप। अच्छा, जो नई मशीन लगी है। अच्छा, ये नाइट्रोजन लेवल देखते हैं कि नाइट्रोजन लेवल इसलिए देखते हैं कि हमको कितनी यूरिया डालना हमारा टारगेट है, मान लो 100 टन लेना चाहते हैं तो उसमें कितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जैसे कि हमारा जो 150 के जो रिकमेंडेड डोज है, 150 के नाइट्रोजन फॉर प्रोडक्शन ऑफ 100 टन, लेकिन ये रिकमेंडेशन डोज हमारी 1900 से उस समय का लेवल जो सॉइल का था वो मीडियम लेवल था, आज जो सॉइल का लेवल है वो लो में आ गया है, इसलिए वो मिसमैच नहीं करता। जो रिक्वायरमेंट हमारी प्रीवियस रिक्वायरमेंट थी अब वो चेंज हो गई है। पहले हमारा जो गन्ने का जो उत्पादन था वो 40 टन, 30 टन, 50 टन था, आज हम वो 100 टन ले रहे हैं, 120 टन ले रहे हैं, 130 टन ले रहे हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट जो हम डाल रहे हैं वही पुराना है, 150 kg, 150 kg नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटास। लेकिन बहुत ड्रास्टिक अंतर है, जो सॉइल में जो सॉइल का जो लेवल है वो काफी जो है डिक्रीज हुआ है, स्पेशली इन केस ऑफ नाइट्रोजन और पोटास। लेकिन फास्फोरस के मामले में वो इंक्रीज हुआ है, जो पहले जो था वो लो था और वो मीडियम टू हाई हो गया है, क्योंकि किसान भाई मोस्टली क्या यूज करते हैं, डीएपी खूब धनाधन जो है डीएपी का यूज हो रहा है, तो फास्फोरस का लेवल इंक्रीज हो रहा है, काफी इंक्रीज हुआ है। हमारे जो मेन जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि हम सॉइल टेस्ट बेस्ड जो है प्रिसाइज बैलेंस जो है फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करें। हमको ये मतलब जरूरी नहीं है कि 160 kg डालना ही डालना है, 150 kg डालना ही डालना, जो जितनी कमी है उसको उस हिसाब से बिल्कुल प्री डिसाइडेड नहीं, जो प्री डिसाइड नहीं है, जो लेवल इस प्रेजेंट में सॉइल के हम लोग प्री जो है उसको प्री टेस्ट कहते हैं, तो इनिशियल सॉइल टेस्ट हम लोग करते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आप बता रहे थे कि फर्टिलाइजर कैलकुलेटर ऐप बनाया, हाँ मैंने, तो उसके बारे में जरा जानकारी दीजिए। एक फर्टिलाइजर कैलकुलेटर ऐप हम लोगों ने बनाया है, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ थोड़ा। ये हमारा ऐप है, आपको गूगल प्ले में जाएंगे तो हाँ गूगल प्ले में आप देखेंगे फर्टिलाइजर कैलकुलेटर हाँ के नाम से है, तो फर्टिलाइजर कैलकुलेटर अगर आप उसमें डालेंगे तो तुरंत बहुत सारे ऐप हैं, उसमें से एक हमारा इसका सिंबल देख लीजिए, सिंबल इसमें ऐप है और बीच में गन्ने का पेड़ है, ये वाला बीच वाला ये है, ये वाला एफ जिसमें बना हुआ, हाँ एफ जिसमें बना है। तो खोलने के बाद ये आ गया, हाँ अब देखिए हमने जैसे उसमें सो खोल दिया, तो खोलने के बाद ये हमारे कुछ चीज़ें आती हैं कि जैसे नाइट्रोजन आ गया आपका, इधर फास्फोरस लिखा है, इधर पोटास लिखा है, तो हमें ये सब देखना है कि इधर लिखा बावक या पेड़ी फसल लिखा है, उपज लक्ष्य टन पर हेक्टेयर है। FYM की दर, अगर गोबर की खाद आप डाल रहे हैं तो उसमें वो भी ऑप्शन है। तो इसमें हमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमें देखना है कि आपकी क्रॉप कौन सी है, पेड़ी है या बावक है, तो हमने मान लीजिए बावक फसल मान ले। अब दूसरा लक्ष्य देखना है कि हमें लक्ष्य कितना रखना है, हम प्रोडक्शन का लक्ष्य, हाँ प्रोडक्शन का लक्ष्य, तो 3 लक्ष्य रखे हमने, 100 टन है, 110 टन, 120 टन। ये हमारा जो रीजन है, हम 120 टन इजिली जो है यहाँ प्रोड्यूस कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमने 110 टन का लक्ष्य जो है रखा है, इसमें अब 3 ऑप्शन आएंगे जो है FYM की दर, इसमें आप FYM डाल रहे हैं या नहीं, गोबर की खाद, तो गोबर खाद कितनी खाद डाल रहे हैं, 0 बिल्कुल नहीं डाल रहे हैं, या 5 टन डाल रहे हैं, या 10 टन डाल रहे हैं, तो 3 लेवल है इसमें। मान लीजिए हम 5 टन डाल रहे हैं, 5 टन डाल दिया, अब हम देखते हैं कि हमारी सॉइल टेस्ट वैल्यू क्या है। इसमें एक ये है कि आपको पहले सॉइल टेस्ट करवाना कंपलसरी है। अब हमने मान लिए यहाँ पर देखिए, ये इसको हमने क्लिक किया, नाइट्रोजन लिखा है, हमारे पास सॉइल टेस्ट का जो है रिजल्ट सामने है, हमने नाइट्रोजन पर क्लिक किया, मान लीजिए आपकी सॉइल टेस्ट वैल्यू 235 है जो आपको मिला है, ठीक है। फास्फोरस हमने क्लिक किया,
ये मान लीजिए इसमें आपका 15 kg आया, ठीक है, और इसी तरह पोटास हमने क्लिक किया, जो रिपोर्ट में आया मान लीजिए 150 kg आ गया आपका, तो यहाँ सब ये काउंटिंग दी हुई है, तो 150 में आप इसको क्लिक कर दीजिए। ओके, अब इसको सीधा ये जहाँ आकलन लिखा है, आकलन को क्लिक करेंगे तो आपकी ये डोज आ गई, यूरिया कितनी डालनी है, डीएपी कितनी डालनी है, और पोटेशियम कितना, पोटेशियम क्या मतलब एमओपी कितनी डालनी है। तो इसमें किसान भाई के लिए बड़ा इजी है कि ना तो नाइट्रोजन आपको कैलकुलेट करना कि नाइट्रोजन सीधा सीधा जो है वो यूरिया में आ गया, उर्वरक की मात्रा बता दिया, ठीक है ना, डीएपी की मात्रा बता दिया है, एमओपी की मात्रा बता दीजिए। अब इसको आप जिस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस में यूज करते हैं कि 1/3 आप प्लांटिंग के टाइम पे डालते हैं, 1/3 पर जो है फर्स्ट हार्वेस्टिंग करते हैं, 1/3 पर आप सेकेंड हार्वेस्टिंग करते हैं, जो आपका पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है, जिस तरह से आप उसको यूज करते हैं उसको आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें दोनों चीजें हैं कि इसमें अब सपोज मान लीजिए कि नाइट्रोजन फास्फोरस लेवल जैसे बढ़ रहा है, अब मैंने 15 kg किया, आपकी सॉइल टेस्ट वैल्यू आ रही है 30 किलोग्राम, तो ये जो आपकी डीएपी है ये आई कितनी 151 किलो, मतलब 1.5 बोरी आई। तो ये हो सकता है कि आपको एक ही बोरी में काम चल जाए। ये पर हेक्टेयर है, हाँ, ये पर हेक्टेयर है, जो भी कैलकुलेशन है पूरा पर हेक्टेयर। पहले तो सॉइल टेस्ट जो इसके बाद जो इसको यूज करना बड़ा इजी है, क्योंकि देखिए जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन सबसे खतरनाक है, चाहे वो ग्राउंड वाटर में हो चाहे वो एटमॉस्फेयर में हो। हम नाइट्रोजन जितना डालते हैं, एक बोरी डालते हैं तो उसमें मतलब 100 kg, तो हमको कुल 30 किलो मिलता है, 30%, 70, और शुगर केन में तो और 20 से 27% है, 20 किलो से 27 किलो की जो है वो फसल को मिलता है, बाकी लाभ होता है, चाहे वो लीचिंग में चला जाए चाहे वो एटमॉस्फेयर में जो है ट्रांसपोर्टेशन चला जाए। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर ज्यादा नाइट्रोजन आप डालते हैं तो ग्राउंड वाटर के लिए जो नीचे लीच कर जाता है वो एक बहुत बड़ी नुकसान है। इसी तरह से जो हमारा ये टेम्परेचर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ज्यादा नाइट्रोजन डालने से हमारा जो है वो नाइट्रोजन N2O में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही हम लोग दोपहर में डालते हैं, खत्म जाएगा दोपहर में डाल रहे हैं, तो वो ज्यादातर जो है वो इवापोरेशन हो जाता है, ठीक है ना, तो वो आकाश में चला जाएगा, फिर वो कन्वर्ट होकर N2O में फिर वो नीचे आता है। तो N2O जब कन्वर्ट होता है तो वो क्या होता है कि टेम्परेचर को बढ़ाता है, यही क्लाइमेट चेंज है। तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए नाइट्रोजन का मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होता है। मृदा परीक्षण को कराना हो तो क्या प्रोसेस है? कुछ नहीं प्रोसेस है, आपको सैंपल जो है कैसे लेते हैं पता है आपको? नहीं। हाँ, अब वो देखिए सैंपलिंग का जो प्रोसीजर है कि जैसे मान लीजिए आपका 1 हेक्टेयर का बात कर रहे हैं, 1 हेक्टेयर में पूरा एक करीब 20 जगह से आप जो है उसको मिट्टी लेंगे। हाँ, मिट्टी लेंगे। हाँ, तो उसमें एक मेथड होता है, जैसे ये मान लो आपका ये फील्ड है 1 हेक्टेयर का, ठीक है जी। इसमें हमने एक जिगजैग मेथड बोलते हैं, इस तरह से ऐसे फील्ड को पूरा डिवाइड कर लिया। अब इसमें कम से कम 20 प्लेसेस से आपको सैंपल कलेक्ट करना है। ठीक है, इस तरह से आप इसको 20 प्लेसेस से सैंपल कलेक्ट करेंगे। सैंपल कैसे कलेक्ट करेंगे, ये आप वी शेप का बनाइए, ठीक है। वी शेप जो है आप खुरपी से, कुदाल से, जिससे भी आपका बन जाए, तो वी शेप का ये हम मानते हैं 0 to 15 सेंटीमीटर गहरा, ठीक है ना। वी शेप का बना लिया। अब वी शेप का फिर यहाँ से एक 2 मिलीमीटर की लेयर, ठीक है ना, 2 मिलीमीटर की लेयर जो है दोनों तरफ से खुरपी के माध्यम से पूरी परत जो है नीचे तक निकाल के उसको आप भर लीजिए, ठीक है ना। इसी तरह से 20 जगह से करना है आपको, तो इससे करीब आधा kg सैंपल आपको निकालना है, रखना करनी पड़ेगा। हाँ, फिर 20 एक ही में कर लें, 20 सैंपल को मिलाकर आप एक ढेर बना दीजिए जी, ठीक है। पूरा एक जो है किसी पेपर में या कोई पॉलिथीन लेके बड़ी सी, उसमें 20 सैंपल आप इसको मिला दीजिए, ठीक है। फिर इसमें कहते हैं इसको क्वार्टरिंग करना, 4 भागों में इसको डिवाइड कर दीजिए। एक गोला बना दीजिए बढ़िया सा, इसको फिर 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए। एक भाग ये इसको हटा दीजिए, इसको अलग कर दीजिए। ये 2 भाग बचे, इनको दोनों को फिर मिला दीजिए। फिर इसको इसी तरह करिए, हाँ, फिर क्वार्टरिंग करिए, फिर इसको 4 भागों में डिवाइड कीजिए। अब की बार ये भाग हटा दीजिए, इसको मिला दीजिए, ठीक है ना। फिर इसी तरह करिए, फिर ये इस बार ये वाला हट जाएगा। इस तरह करके आपको 500 ग्राम सॉइल सैंपल जब तक हो जाए तब तक ये प्रोसेस करना है। 500 ग्राम जो सॉइल सैंपल बचे तो किसी बढ़िया
कॉटन की थैली हो या पॉलीथीन हो, जिसमें कोई यूज ना की गई हो, कोई केमिकल ना हो, कोई फर्टिलाइजर ना यूज किया गया हो, ऐसी एकदम बिल्कुल नीट, हाँ फ्रेश, उस पर आप सैंपल रख के अपना नाम, गांव, फील्ड का जो अगर गाटा संख्या है तो वो दे दीजिए। उसमें आप ये लिखिए कि हमने पहले कौन सी क्रॉप की थी, आगे कौन सी क्रॉप करेंगे, तो क्योंकि जो रिकमेंडेशन देंगे हम आगे वाली क्रॉप ले देंगे। तो हाँ, आगे मतलब जो है गन्ना करेंगे, गेहूँ करेंगे, धान करेंगे, जो भी है, तो उसमें आप मेंशन कर दीजिए कि भाई हमको ये क्रॉप करेंगे। ठीक है, फिर वो करके आप उसको भेज दीजिए, तो हम उसके एनालिसिस करेंगे, फिर आपका एक सॉइल हेल्थ कार्ड बना देंगे, उसमें सब रिकमेंडेशन लिख देंगे कि ये आपकी वैल्यू आई है, इसमें कम है या ज़्यादा है, उसके अनुसार आपका फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन हम दे देंगे। और कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए सॉइल जो है सोडिक है या सैलाइन, तो उसका भी उपाय बताएंगे, भाई इसमें आप जिप्सम का यूज कीजिए या जो है इसमें लीचिंग करवाइए, जो भी प्रॉब्लम, वैसे गन्ने के खेत में होता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण यही, हाँ, मिट्टी निकालना, मिट्टी सैंपलिंग करना सबसे इम्पोर्टेंट। यही गलती जो होती है ना, यही होता है। सर एक बार इसको समझा दीजिए कैसे। ये मान लो एक ऐसे चेंज ये आपका ये पौधा लगा है, ये फील्ड है, ये आपका ऊपर की लेयर है। सैंपलिंग कब करेंगे, जब ये तो प्लांट खाली हो, ठीक है ना। आप यहाँ से जो है इसके ऊपर जो भी पत्तियां हो पहले वो हटा दीजिए, ठीक है ना, एकदम बढ़िया साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद फिर खुरपी के माध्यम से फिर वो वी बना के, एक ठीक है, इधर से भी खोदिए, इधर से एक बी शेप का बन जाएगा, बी शेप का बन जाएगा। और वैसे तो गन्ने में हम रिकमेंड करते हैं कि 2 डेप्थ का लेना चाहिए, 0 से 15 और 15 से 30। हाँ, क्योंकि गन्ने की जाती है, हाँ, गन्ने की जड़ें 1 मीटर तक जाती हैं, ठीक है ना। जुताई भी गहरी होती है। गेहूँ चावल में 0 से 15 ठीक है ये, लेकिन गन्ने के खेत में हमको ये 2 डेप्थ में करना चाहिए। यहाँ से मान लो 0 से ये 15, ये 15 आ गया, फिर 15 से ये 30 सेंटीमीटर ये आ गया, ठीक है ना। तो ये 2 सेंटीमीटर की लेयर जो है आपको ये पतली पतली निकाल 2 मिलीमीटर की, हाँ 2 मिलीमीटर की, ठीक है, समझ गए। 2 मिलीमीटर को ऊपर से नीचे तक, ठीक है, बराबर हल्की, हाँ, ताकि क्या होता है कि लेवल न्यूट्रिएंट का लेवल ऊपर ज्यादा होता है, नीचे कम होता है, ठीक है ना। लेकिन जो रूट होती है, रूट नीचे ज्यादा नीचे जाती है, तो इसलिए ताकि वो पूरा जो है रिप्रेजेंटेटिव हो, तो यहाँ से लगा के यहाँ तक पूरा आपको इसको धीरे करके एक लेयर बना के फिर मिट्टी उसकी निकाल, ठीक है जी, समझ गए। तो आधा केजी मिट्टी निकाल के 20 जगह से कम, ठीक है। अगर 1 एकड़ है तो उसको आप 8 जगह कर लीजिए। उसका बहुत हो रहा है, हमारा एक कल्चर बन गया कि नाइट्रोजन नहीं, देखिए ज्यादा डालने से कोई मतलब नहीं है, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है नाइट्रोजन। नहीं, अल्टरनेट देखिए क्या है, उसको आप स्प्लिटिंग करिए, अल्टरनेट तो नहीं है कोई। अल्टरनेट ये है कि आपको जैसे गोबर की खाद घर में, ठीक है ना, आपको ग्रीन मैन्योरिंग करनी है, आपको बायो फर्टिलाइजर यूज करने हैं, तो वो 25% तक आप कम कर सकते हैं उससे, वही एक अल्टरनेटिव है। या आपके रेजिड्यू हैं, जैसे इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं, आप इंटरक्रॉपिंग करिए, उसमें मेनली जो है आपको जो है लेग्यूम क्रॉप उसमें ग्रो करिए, तो वो कुछ नाइट्रोजन उससे मिलेगी, लेकिन इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इसमें यही है कि स्प्लिटिंग करिए, कम डोज में कई बार डालिए, ताकि उसकी यूज एफिशिएंसी वो बढ़े। जितना स्प्लिटिंग करेंगे उतनी उसकी। जैसे हम लोग गोबर की खाद डालते हैं खेत में, तो उसमें गोबर की खाद जब यूज करते हैं तो फिर जैसे हम लोग पराही करते हैं उसको, तो गोबर की खाद पहले डाल करके पराही बेटर निर्णय बेस्ट रहेगा, या खेत तैयार करने के बाद हम गोबर की खाद डालते हैं? गोबर हमेशा पहले, तैयारी के पहले डालें, ताकि प्रॉपर मिक्सिंग हो। अच्छा, उसमें कुछ ऐसा महसूस होता है कि कीटाणु भी पैदा होने लगते हैं गोबर की खाद डालने के बाद? देखिए वो तब होता है, वो तब होगा जब वो सड़ी नहीं होगी, कच्ची होगी, तब उसमें आपका दीमक का प्रकोप बढ़ेगा। लेकिन सड़ी गोबर की खाद है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। ऐसा आप देखिए ब्रीड तो डेफिनेटली अगर न्यूट्रिएंट ज्यादा है तो उसको अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा, तो ब्रीड तो होगा ही, ठीक है ना। तो ब्रीड को तो आपको जैसे मैनेज करता हूँ उसको ऐसे मैनेज। तो डॉक्टर साहब जब उसको खाद वितरण करके जब खेत पराही करते हैं, तो अगर क्लोरोफाइरिफास वगैरह यूज कर दे तो उसमें कोई हार्म नहीं? कोई हार्म नहीं, बिल्कुल हार्म नहीं है। और वो कॉमन प्रैक्टिस में है, क्लोरोफाइरिफास आपको उसको यूज करना है जब वो आप प्लांटिंग करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर के। आपकी जानकारी जो है, हम लोग लखीमपुर से गुलरिया चीनी मिल थे, आपकी जो आपने जो हम लोगों को शिक्षा प्रदान की है, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए, बहुत बहुत